फ्लड्स को देखिए। फ्लड्स आर कॉज्ड बाई हैवी रेन्स। बाढ़ जो है बहुत ज़्यादा बारिश जब होती है तब हमारी फ्लड्स हो जाती है। हैवी रेन्स कॉज द वाटर लेवल टू राइज इन द रिवर्स। क्या कह रहे हैं कि भारी बारिश होने की वजह से पानी का लेवल जो है बढ़ जाता है नदियों में। द वाटर ओवरफ्लोज द रिवर बैंक्स। पानी नदियों के किनारों को तोड़कर बाहर बहने लगता है। एंड एंटर्स द एडजॉइनिंग एरियाज। और आसपास के जो इलाके हैं उनमें घुस जाता है। कॉजिंग सीवियर डिस्ट्रक्शन। और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। द फ्लड्स डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। ये बाढ़ फसलों को नष्ट कर देती है, संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है। एंड कॉज लॉस ऑफ लाइफ। और बहुत सारे जीवन भी बर्बाद हो जाते हैं, यानी लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। फ्लड्स ऑल्सो अकर व्हेन रिवर चैनल्स गेट ब्लॉक्ड बाई लैंडस्लाइड्स। बाढ़ तब भी आती है जब नदियों के जो चैनल्स हैं, यानी नदियों का जो रास्ता है, वो ज़मीन के धसकने से ब्लॉक हो जाता है। यानी ज़मीन जब फटती है उसका मलबा नदी के रास्ते में इकट्ठा हो जाता है, तब भी बाढ़ आने के पूरे चांसेस रहते हैं। व्हेन डिज़ाइंस ऑफ एम्बैंकमेंट्स। और नदियों के जो किनारे हैं वो जब टूट जाते हैं, उनके डिज़ाइन जब ब्रेक हो जाती है, तब भी हमारे बाढ़ आने के पूरे चांसेस रहते हैं। कैनाल्स एंड डैम्स आर फॉल्टी। नहरें और बांध जब खराब होते हैं तब भी बाढ़ आती है। एंड व्हेन देयर आर स्ट्रॉन्ग टाइड्स। जब बहुत ज़्यादा ज्वार भाटा और तूफान आता है समुद्र में, तब भी नदियों में बाढ़ आने के चांसेस बहुत रहते हैं। फ्लड्स यूजुअली अकर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। बाढ़ ज़्यादातर सामान्य तौर पर बरसात के मौसम में आती है। मेनी डिजीजेज स्प्रेड इन फ्लड अफेक्टेड एरियाज। बहुत सारी बीमारियां भी फैल जाती हैं बाढ़ से प्रभावित जो इलाके होते हैं। फ्लड्स ऑल्सो रिमूव द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। बाढ़ की वजह से मिट्टी की जो ऊपर की लेयर है वो भी हट जाती है। दस अफेक्टिंग द क्रॉप यील्ड एडवर्सली। इसकी वजह से फसलों का जो उत्पादन है उस पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। एडवर्सली मतलब नुकसान पहुंचता है। फसलों का जो है वो ठीक ठाक से पेड़ पौधे उग नहीं पाते हैं, क्योंकि ऊपर लेयर जो है वो चली जाती है, ऊपर की लेयर मिट्टी की पानी के साथ बह करके, तो मिनरल्स वगैरह जो न्यूट्रिशन देने वाली चीज़ें हैं पेड़ पौधों को, वो सब बह जाती हैं पानी के साथ। इंडिया एक्सपीरियंसेस द नंबर ऑफ फ्लड्स। भारत में बहुत बड़ी संख्या में बाढ़ आती है। मोस्ट ऑफ विच अकर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। जिसमें ज़्यादातर जो उत्तरी हिस्सा है हमारे देश का उसमें बहुत बाढ़ें आती हैं एज़ कम्पेयर टू द सदर्न पार्ट। साउथ पार्ट की अपेक्षा उसकी तुलना में नॉर्दर्न पार्ट में ज़्यादा बाढ़ आती है। द सेंट्रल वाटर कमीशन। हमारा केंद्रीय जल आयोग जो है, सेंट्रल वाटर कमीशन जो है, फोरकास्ट द अकरेंस ऑफ फ्लड्स इन इंडिया। वो पहले से ही अनुमान लगा लेता है, पहले से ही ये बता देता है कि भारत में कब बाढ़ आने वाली है। मेजर्स अगेंस्ट फ्लड्स। बाढ़ आने पर हमें क्या करना है? लिसन टू वार्निंग्स। चेतावनियों को सुनते रहें। एन अलर्ट। सावधानियाँ जो बरती जाती हैं उनको रेडियो टेलीविज़न पर सुनते रहें। लीव इमीडिएटली ऑन हियरिंग द अलर्ट। जैसे ही अलर्ट किया जाए उसके बाद तुरंत ही छोड़ दीजिए उस जगह को अगर बाढ़ आने की संभावना है। कीप द फर्स्ट एड किट रेडी। अपनी फर्स्ट एड किट रेडी रखिए, स्पेशली फॉर स्नेक बाइट्स एंड वाटर बॉर्न डिजीजेस। खासकर सांप के काटने से बचने के लिए और पानी से होने वाली बीमारियों के लिए। प्लान इवैक्यूएशन रूट एंड डेस्टिनेशन इन एडवांस। पहले से ही इवैक्यूएशन रूट यानी बचने के रास्ते को और जहाँ पहुँचना है वहाँ के रास्ते को प्लान करके रखें अपने माइंड में कि कहाँ हमको जाना है। फिर अवॉइड वॉकिंग थ्रू फ्लड वाटर। बाढ़ के पानी में वॉक करने से बचें। इफ़ आउटडोर्स मूव टू हायर प्लेसेस। अगर घर के बाहर हैं तो ऊंची जगहों पर चले जाएं। कीप हैंडी स्ट्रॉन्ग रोप्स। अपने साथ हाथ में रखने वाली मजबूत रस्सियाँ रखें फॉर टाइंग थिंग्स। चीज़ों को बांधने के लिए। स्विच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस। बिजली और बिजली से चलने वाले जो सामान हैं उनको स्विच ऑफ कर दें। डैम शुड बी रेगुलरली चेक्ड फॉर एनी डैमेज। जो बांध हमारे वहाँ बनाए जाते हैं देश में उनको नियमित रूप से जांचना परखना चाहिए। किसी भी तरीके का अगर उसमें नुकसान हुआ हो उसको तैयार करते रहना चाहिए, सही करते रहना चाहिए। मोर ट्री शुड बी प्लांटेड नियर द रिवर बैंक्स। नदियों के जो किनारे हैं उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को प्लांट करना चाहिए। अब ड्रॉट देखेंगे। सूखा पड़ जाना। ड्रॉट कंडीशन इज कॉज्ड बाई एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ वाटर इन अ रीजन। किसी इलाके में जब पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है तो हमारी ड्रॉट की कंडीशन यानी सूखा पड़ने लगता है। ड्यूरिंग ड्रॉट्स। सूखे के समय वेरी लिटिल और नो वाटर इज अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग और फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। बहुत ही कम या बिल्कुल ना के बराबर पानी बचता है पीने के लिए और फसलों को उगाने के लिए, सिंचाई के लिए बहुत ही कम पानी बचता है या बचता ही नहीं है।
ड्रॉट्स अफेक्ट ह्यूमंस, एनिमल्स एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। सूखा पड़ने से इंसानों के ऊपर फ़र्क पड़ता है, जानवरों के ऊपर और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है। रिपीटेड ड्रॉट्स कॉज्ड फेमाइन। बार बार अगर ड्रॉट पड़ जाए, सूखा पड़ जाए तो अकाल हो जाता है। फेमाइन जिसे कहते हैं, नहीं अकाल पड़ जाता है। अकाल यानी हर चीज़ सूखने साखने लगती है, पेड़ पौधे ख़त्म हो जाते हैं, मिट्टी में दरारें आ जाती हैं, जो हमारी अर्थ की सरफेस होती है वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, पानी के लिए तरसने लगते हैं, जानवर इंसान मरने लगते हैं, तब उसको कहते हैं अकाल पड़ जाना, फेमाइन आ जाना। इनसफिशिएंट मानसून रेंस यानी आवश्यकता से कम जो मानसून की बारिश होती है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर, ज़मीन के नीचे जो पानी पाया जाता है उसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना। अनकंट्रोल्ड डिफॉरेस्टेशन, अनियंत्रित जंगलों की कटाई। एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ टॉप सॉइल, और ऊपर की जो मिट्टी होती है उसका बर्बाद हो जाना। लेट्स टू ड्रॉट्स, ये सब सूखे को बढ़ावा देता है। ये जितनी भी चीज़ें हैं इससे सूखा को बढ़ावा, ड्रॉट पड़ने के पूरे चांसेस रहते हैं अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो। इन इंडिया मोर देन 70% ऑफ द कल्टिवेबल लैंड इज ड्रॉट प्रोन। भारत में 70% से ज़्यादा जो एरिया है वो ड्रॉट प्रोन है, यानी सूखा पड़ने के वहाँ चांसेस रहते हैं। द ड्रॉट प्रोन एरियाज, सूखा पड़ने के चांसेस जिन राज्यों में ज़्यादा हैं उनमें राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु हैं। मेजर्स अगेंस्ट ड्रॉट्स, सूखे में अगर पड़ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? वाटर शुड बी यूज जुडिशियसली बाई एवरीवन, यानी जुडिशियसली यानी न्याय संगत तरीके से, यानी जितना जरूरी हो उतना ही पानी का सभी को इस्तेमाल करना चाहिए, स्पेशली द फार्मर्स, खासकर किसान। ड्रिप इरिगेशन शुड बी एनकरेज। ड्रिप इरिगेशन यानी जो फव्वारे वाली सिंचाई होती है, ठीक है, फव्वारा पानी का निकलता है, इस तरीके की टेक्निक को एनकरेज करना चाहिए। रिजर्वायर शुड बी बिल्ड टू स्टोर वाटर, पानी को स्टोर करने के लिए रिजर्वायर बनाने चाहिए। द रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम शुड बी डेवलप्ड, बारिश के पानी को हार्वेस्ट करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को डेवलप करना चाहिए। और वाटर एलोकेशन प्लान शुड बी फॉलोड। वाटर एलोकेशन प्लान यानी पानी को किस इलाके में कितना भेजना है उसको फॉलो करना चाहिए। फॉरेस्ट कवर शुड बी इंक्रीज थ्रू प्लांटेशन, जंगलों का जो कवर है, फॉरेस्ट कवर जो है उसको बढ़ाना चाहिए प्लांटेशन के थ्रू। प्लांटेशन ऑफ ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप शुड बी एनकरेज्ड। प्लांटेशन ऑफ ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स यानी सूखा पड़ गई वाली जो क्रॉप्स हैं जहाँ पे ड्रॉट हो जाता है पानी की कमी से, उसमें प्लांटेशन करना चाहिए, उसको प्रोत्साहन करना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड असिस्टेंस लाइक द क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम टू फार्मर्स। इस तरीके से सरकार जो है, जो गवर्नमेंट है, शुड प्रोवाइड असिस्टेंस, मदद को प्रोवाइड कराती है, असिस्टेंस देती है, लाइक द क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम टू फार्मर्स। किसानों को क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम यानी फसलों में किस तरीके से किसान को अपना पैसा लगाना है, किसान को अपना मनी लगाना है, इसके लिए सरकार भी मदद करती रहती है। ह्यूमन मेड डिजास्टर्स, सब इंसान से जुड़ी हुई आपदाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। द डिजास्टर्स विच रिजल्ट फ्रॉम ह्यूमन एक्शंस आर कॉल्ड ह्यूमन मेड डिजास्टर्स। ऐसी डिजास्टर्स विच रिजल्ट फ्रॉम ह्यूमन एक्शंस, जो कि इंसानों के काम की वजह से आती हैं, उन्हें हम ह्यूमन मेड डिजास्टर्स कहते हैं। दे कॉज मैसिव हार्म टू द एनवायरनमेंट, इनकी वजह से वातावरण को बहुत ज़्यादा, एटमॉस्फेयर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। एंड कॉज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और इसकी वजह से लाइफ और प्रॉपर्टी यानी लोगों के जीवन को और संपत्ति को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। दे ऑल्सो कॉज लॉन्ग टर्म डैमेज टू द इकोनॉमी, रुपया पैसा बहुत ज़्यादा लंबे समय तक बर्बाद हो जाता है देश का। लेट अस लुक एट सम ऑफ द ह्यूमन मेड डिजास्टर्स, सब नीचे दी गई कुछ चीज़ें हैं जो कि ह्यूमन मेड डिजास्टर्स को बताएंगी, यानी ह्यूमन मेड डिजास्टर्स आपको कुछ नीचे बताई गई हैं कि इंसानों की वजह से कौन सी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले फायर रिलेटेड डिजास्टर्स, आग से जुड़ी हुई जो आपदाएं हैं। फायर रिलेटेड डिजास्टर्स आर कॉज्ड ड्यू टू फॉल्टी इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड गैस लीकेजेस। आग से संबंधित जो आपदाएं हैं वो कैसे होती हैं? आर कॉज्ड ड्यू टू फॉल्टी इलेक्ट्रिकल वायरिंग, वो इसलिए होते हैं कभी कभी बिजली की जो वायरिंग है वो गलत पड़ जाती है। एंड गैस लीकेजेस, गैस के लीक होने से भी इस तरीके की फायर रिलेटेड डिजास्टर हो जाती है। एंड अदर कॉज फॉर फायर रिलेटेड डिजास्टर इज ड्रॉप्ड मैच स्टिक्स। दूसरा जो कारण है आग से संबंधित आपदाओं का वो क्या है? कभी कभी मैच स्टिक्स यानी जलती हुई माचिस की तीलियों को फेंक दिया जाता है, विच आर स्टिल बर्निंग, जो कि बाद में भी जलती रहती हैं। दिस कैन ट्रिगर फॉरेस्ट फायर्स, इसकी वजह से जंगलों में जो आग लग जाती है वो भी शुरू हो सकती है।
ट्रिगर हो सकती है, नहीं शुरू हो सकती है। मेजर्स अगेंस्ट फायर्स, आग से बचने के लिए हमें कौन कौन से उपाय करने होंगे। फायर्स कैन कॉज लॉस ऑफ लाइफ एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी, आग की वजह से बहुत ज़्यादा जीवन को और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचता है। हाउएवर इफ़ सम बेसिक ट्रेनिंग इज़ इम्पार्टेड, लेकिन फिर भी अगर कुछ शुरुआती ट्रेनिंग जो है बांटी जाए, लोगों को दी जाए, देन अ मेजर डिजास्टर कैन बी एडवर्टेड, तब इस मुख्य आपदा को या इस बहुत ही बड़ी आपदा को से बचा जा सकता है। यूज़ फ्री एक्सटिंग्विशर्स फॉर फायर्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स यानी अग्निशमन मशीनें जो होती हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए आग को बुझाने के लिए। कॉज्ड बाई इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट, जो कि बिजली के शॉर्ट सर्किट से फैल जाती है। थ्रो सैंड ऑन फायर्स, आग के ऊपर बालू फेंकनी चाहिए। कॉज्ड बाई गैस लीकेजेस, जो कि गैस के लीकेज या उसके रिसाव होने की वजह से लग जाती है। स्विच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो भी बिजली के तार हैं, जितने भी बिजली से चलने वाले अप्लायंस हैं उनको स्विच ऑफ कर देना चाहिए। इफ़ अ पर्सनस क्लोज कैचेस फायर, अगर किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाती है, देन रोल द पर्सन ओवर एंड ओवर ऑन द ग्राउंड, तब उस आदमी को ज़मीन के ऊपर रोल करते रहें, यानी उसको घुमाते रहें, टिल द फायर एक्सटिंग्विशर, जब तक कि आग बुझ ना जाए। यूज़ स्टेयर्स फॉर वैकेटिंग ए बिल्डिंग दैट इज़ ऑन फायर, अगर किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है तो उसके लिए उसमें से उतरने के लिए बिल्डिंग की सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। फायर अलार्म शुड बी इंस्टॉल्ड इन बिल्डिंग्स में अगर आग लगती है तो वहाँ पर फायर अलार्म्स होने चाहिए, जो कि आग लगने पर तुरंत बचने लगें। रेगुलर चेक्स ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड अप्लायंसेज शुड बी डन, नियमित रूप से सभी तरीके की इलेक्ट्रिकल वायरिंग और उससे चलने वाले जो भी सामान हैं उनको चेक करते रहना चाहिए। गैस पाइपलाइन शुड बी चेक्ड रेगुलरली, गैस के जो पाइपलाइंस हैं उनको भी नियमित रूप से जांचना चाहिए। इन केस ऑफ एनी स्मेल, अगर किसी भी तरीके की गंध आती है, इन्फॉर्म द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ इमीडिएटली, तो इससे जुड़ी हुई यानी अग्निशमन जो अधिकारी हैं उनको, उन अथॉरिटीज़ को तुरंत ही संपर्क करें, उनको कांटेक्ट करें। अब आ जाती है न्यूक्लियर डिजास्टर्स, जो आपके एटम बम वगैरह से होता है, परमाणु बम हो गया, ठीक है, बड़े बड़े जो मिसाइल्स होती हैं, इनसे जो नुकसान पहुंचता है उन्हें न्यूक्लियर डिजास्टर्स कहते हैं या नाभिकीय आपदाएं कहते हैं, ठीक है। द वर्स्ट काइंड ऑफ ह्यूमन मेड डिजास्टर इज द न्यूक्लियर डिजास्टर, इंसान के द्वारा जो आपदाएं हैं या जो दुर्घटनाएं हैं उनमें सबसे बुरी न्यूक्लियर डिजास्टर है या न्यूक्लियर तबाही है। इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वीपन्स एंड एक्सीडेंट्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ये न्यूक्लियर वीपन्स यानी परमाणु हथियार जो हैं और न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो दुर्घटनाएं हो जाती हैं जहां न्यूक्लियर वीपन्स बनाए जाते हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी भट्टियां होती हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर भट्टियां, जैसे आपकी ईंट के भट्टा होता है जहां ईंटें ब्रिक्स तैयार करी जाती हैं, ऐसे ही बड़ी बड़ी बहुत बड़ी बड़ी भट्टियां जो होती हैं, रिएक्टर्स होती हैं, उनमें कभी कभी एक्सीडेंट्स हो जाती हैं, उनसे ये न्यूक्लियर डिजास्टर होने की पूरी संभावना रहती है। दीज डिजास्टर्स हैव शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स, इन डिजास्टर्स के थोड़े समय के भी नुकसान होते हैं और बहुत लंबे समय तक चलने वाले भी नुकसान होते हैं। द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स इंक्लूड जेनेटिक इम्बैलेंसेज इन ह्यूमंस, लंबे समय के जो इफेक्ट पड़ते हैं उनमें अनुवांशिक असंतुलन हो जाता है इंसानों में, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी वो बीमारी चलती रहती है इंसानों के अंदर, एंड देयर फ्यूचर जनरेशन, और आगे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनमें भी वो बीमारी पाई जाती है। एंड कॉन्टामिनेशन ऑफ सॉइल एंड वाटर, और मिट्टी और पानी में संक्रमण हो जाता है, कॉन्टामिनेशन मतलब संक्रमण हो जाता है, उसमें बैक्टीरिया चले जाते हैं। सोर्सेज फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी बहुत लंबे समय तक मिट्टी और वाटर सोर्सेज जो है हमारे उनमें संक्रमण हो जाता है, यानी वो पीने लायक यानी इस्तेमाल करने लायक नहीं रह जाते हैं। द बॉम्बिंग्स ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी जापान ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज वन ऑफ द वर्स्ट न्यूक्लियर वीपन डिजास्टर्स। हिरोशिमा और नागासाकी जापान के जो दो शहर हैं, यहाँ पर बमबारी करने से सेकेंड वर्ल्ड वार में 1945 में यहाँ पर बमबारी करने की वजह से वाज वन ऑफ द वर्स्ट न्यूक्लियर वीपन डिजास्टर, ये इन दोनों जगहों पर जो बॉम्बिंग करी गई थी जापान में सेकेंड वर्ल्ड वार में, वो न्यूक्लियर वीपन डिजास्टर में सबसे खराब आपदा है, सबसे खराब डिजास्टर है। इट कॉज्ड मास डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इसकी वजह से बहुत बड़ी क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु और संपत्ति का विनाश हुआ था। लेफ्ट थाउजेंड्स क्रिपल्ड, बहुत सारे हजारों लोग जो है अपंग हो गए थे, किसी का हाथ खराब हो गया था, किसी का पैर खराब हो गया था। एंड इवन टुडे चिल्ड्रन आर बॉर्न विद डिफेक्ट्स,
और आज भी वहाँ जो बच्चे जन्म लेते हैं वो डिफेक्ट के साथ जन्म लेते हैं, उनमें कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर होती है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर रेडिएशन, क्योंकि जो हिरोशिमा में बॉम्ब गिराए गए थे न्यूक्लियर बॉम्ब, उनमें जो रेडिएशन निकलता था, जो विकिरण निकलता था, उसकी वजह से बच्चे आज भी जो जन्म लेते हैं उनमें डिफेक्ट होता है। ठीक है, बच्चे कोई लंगड़ा होता है, किसी का पैर खराब होता है, किसी का हाथ खराब होता है, किसी की आँखें, किसी की कोई स्किन डिजीज़ होती है, तो रेडिएशन की वजह से उस समय जो बम 1945 में गिराया गया था उसका इफेक्ट आज तक पड़ता है जापान में। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आर न्यूक्लियर रिएक्टर्स फॉर जनरेटिंग हीट विच इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। परमाणु न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो होते हैं, जहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, बड़ी बड़ी परमाणु भट्टियाँ होती हैं, उनमें हीट जो है जनरेट करी जाती है। इन रिएक्टर्स में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करी जाती है विच इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, जिसको इलेक्ट्रिसिटी में बदल दिया जाता है। एनी डैमेज और लीक इन दीज पावर प्लांट्स, किसी भी तरीके का नुकसान या फिर रिसाव अगर इन पावर प्लांट से होता है, कैन लेड टू मैसिव डिजास्टर्स, तो उससे बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। जापान वॉज हिट बाई एन अर्थक्वेक एंड सुनामी इन 2011। जापान में 2011 में अर्थक्वेक, भूकंप भी आया था और सुनामी भी अटैक करी थी। द अर्थक्वेक कॉज डैमेज टू रिएक्टर्स इन फुकुशिमा डाइची पावर प्लांट। अर्थक्वेक, भूकंप की वजह से फुकुशिमा और डाइची पावर प्लांट में के ये जो रिएक्टर्स थे उनमें नुकसान पहुंचा था। ठीक है, जापान में जो अर्थक्वेक आया था 2011 में और जो सुनामी आई थी उसकी वजह से फुकुशिमा के डाइची पावर प्लांट में, ठीक है, जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट था, वहाँ पे थोड़ा नुकसान पहुंचा था, जिसकी वजह से रिजल्टिंग इन रिलीज ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में बहुत सारे रेडियो एक्टिव जो मटेरियल हैं वो रिलीज हो गए, यानी उसमें से निकलने लगे, पूरे एटमॉस्फेयर में फैलने लगे, तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था। अब मेजर्स अगेंस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर्स। अब ये जो न्यूक्लियर डिजास्टर्स आती हैं इनसे बचने के लिए क्या करना है। इन केस ऑफ अ न्यूक्लियर डिजास्टर स्टे इंडोर्स। किसी भी तरीके का ऐसे परमाणु आपदा आती है या फिर कोई बमबारी वगैरह होती है या किसी से गैस वगैरह निकलने लगती है किसी रिएक्टर से, तो हमें घर के अंदर रहना है। एज रेडियो एक्टिव वेव्स कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू सॉलिड वॉल्स, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव तरंगे हैं आपकी कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू सॉलिड वॉल्स, वो सॉलिड वॉल्स को भेद नहीं सकती हैं, उसमें घुस नहीं सकती हैं। कीप ऑल विंडोज़ एंड डोर्स शट। घर के अंदर की सभी खिड़कियों और दरवाज़ों को बंद रखें। लिसन टू रेडियो ब्रॉडकास्ट फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। आगे की सूचना को पाने के लिए रेडियो का जो प्रसारण है उसको सुनते रहें। डू नॉट टच एनीथिंग लाइंग आउटसाइड एज इट कुड बी कॉन्टामिनेटेड। बाहर पड़ी हुई किसी भी चीज़ को छुएं ना, क्योंकि वो संक्रमित हो सकती है। द न्यूक्लियर पावर प्लांट शुड बी कंस्ट्रक्टेड अवे फ्रॉम ह्यूमन सेटलमेंट्स। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो इंसानी बस्तियों से अलग बनाने चाहिए। ठीक है, जहाँ इंसानों के सेटलमेंट हैं, इंसानों की जहाँ बस्तियाँ हैं, वहाँ से बहुत ही दूर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने चाहिए, जिससे अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो उनके ऊपर कोई नुकसान ना होने पाए। अब आती हैं केमिकल डिजास्टर्स, रासायनिक आपदाएँ। Chemical disasters are caused due to the unintentional release of toxic chemicals.